हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे चैनल में वेलकम है। यहाँ हम क्लास 11 ग्रेविटेशन चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कहता है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ को आपको स्टेट करने बोल रहा है, बताने बोल रहा है। तो अब जानते हैं कि न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ होता है जिसमें दोनों का दो बॉडी होता है पॉइंट मास का, और दोनों के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उन दोनों बॉडी का मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और दोनों का बीच का डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, दोनों का बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर। वही लैंग्वेज मैंने यहाँ लिखा, आप पढ़ सकते हैं। वेयर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है डिफाइन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आपको कैपिटल जी को ही डिफाइन करने बोल रहा है। तो कैपिटल जी ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाता है कब? जब दोनों बॉडी का मास को हम एक यूनिट मास लेंगे, यानी 1 यूनिट करके, और दोनों के बीच का डिस्टेंस को यदि हम यूनिट मान लेंगे। वही यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो जब दोनों का मास को यूनिट मान लेंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस को यूनिट मान लेंगे, तो अब एफ इज इक्वल टू जी हो जाता है, यानी उस समय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर वही लिखा है, इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। इसका जो वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है। जिसका वैल्यू हर समय पूरा यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है। इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। इसका यदि आप डायमेंशन फार्मूला का बात करेंगे तो m का पावर -1, l का पावर 3 और t का पावर -2 होता है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है डिफाइन करने बोल रहा है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आपको डिफाइन करने बोल रहा है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी के सरफेस की ओर गिरता है स्वतंत्र पूर्वक, यानी फ्रीली फॉल्स फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी के इफेक्ट में गिरता है, तब क्या होता है ना, इसका वेलोसिटी बढ़ता है और वेलोसिटी बढ़ने से एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो वही एक्सीलरेशन को हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। वो ग्रेविटी के कारण गिर रहा है, इसलिए जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा तो वो भी ग्रेविटी के कारण ही प्रोड्यूस होगा, तो इसलिए एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। इसका जो वैल्यू होता है वो 9.8 है ना मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। और इस समटाइम्स कभी कभी आप देखे होंगे कि जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लेता है, ठीक है। यदि इसका वैल्यू चेंज होता है, इसलिए इट चेंज विथ हाइट डेप्थ रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन, गहराई और हाइट के कारण चेंज होता है, ठीक है। यदि डायमेंशन फॉर्मूला कोई आपसे पूछेगा तो स्मॉल जी का, तो आपको हो जाता है m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर -2 हो जाता है। इसका यदि आप रिलेशन पूछेगा कोई कैपिटल जी और स्मॉल जी में, तो जी बराबर कैपिटल GM बटे आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वाई डू डिफरेंट प्लानट हैव डिफरेंट इसके वेलोसिटी। अलग अलग प्लानट का अलग अलग इसके वेलोसिटी क्यों होता है? तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि इसके वेलोसिटी आखिर होता क्या है। तो इसके वेलोसिटी वह मिनिमम वेलोसिटी होता है जिससे किसी ऑब्जेक्ट को किसी प्लानट के ऊपर वर्टिकली फेंका जाए, जिससे वो उस प्लानट के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके अंतरिक्ष में चला जाता है और वापस नहीं आता है, ठीक है, वापस नहीं आता है। तो वही मिनिमम वेलोसिटी को इसके वेलोसिटी बोला जाता है। तो अलग अलग प्लानट का अलग अलग मास और रेडियस होता है, ठीक है, इसलिए अलग अलग प्लानट का अलग अलग इसके वेलोसिटी होता है। सिंपल सी बात है, आप पढ़ सकते हो, वही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, सो दैट वेट ऑफ ऑल बॉडी इज 0 एट द सरफेस सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर में जाने पर, पृथ्वी के सेंटर में जाने पर सारी बॉडी का वेट 0 क्यों हो जाता है, यही आपको प्रूफ करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है विथ डेप्थ g1 माइनस जी डैश बराबर g1 - d/r होता है। तो सेंटर में जाने पर जो गहराई हो वो रेडियस के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर d के बराबर हो जाएगा r, तो r कट जाएगा, तो 1 - 1 = 0 और g डैश बराबर 0 हो जाता है। तो ये तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेरा 0 हो गया। अब यदि इसका वेट कोई आपसे पूछेगा तो वेट बराबर हो जाता है mg। तो यदि g का ही वैल्यू 0 है तो पूरा वेट भी तो 0 हो जाएगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि वेट ऑफ ऑल बॉडी इज 0 एट द सेंटर ऑफ अर्थ। सेंटर में जाने पर सारे बॉडी का वेट 0 हो जाता है, ठीक है। आपको डिफाइन करने बोल रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है आपको डिफाइन करने बोल रहा है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को अनंत से इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड के किसी पॉइंट पर लाएंगे, और लाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है, जितना वर्क डन करना पड़ता है वही उसका क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम v से डिनोट करते हैं, और v बराबर हो जाएगा -gm/r, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि वाई डज मून हैव नो एटमोसफेयर। मून का
पास एटमॉस्फेयर क्यों नहीं होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि यदि कि सारे प्लानेट के सराउंडिंग में यानी सरफेस पर यानी सारे प्लानेट के एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, मॉलिक्यूल होता है, एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल जिसको बोलते हैं। यदि मॉलिक्यूल का भी अपने पास एनर्जी है रोटेट करने या इधर उधर ठीक है, इधर उधर जाने का, उसका भी पास इस वेलोसिटी होता है यानी थर्मल वेलोसिटी है, चाहे उसके पास जो स्पीड होता है जिससे, ठीक है। तो यदि वो स्पीड यानी मॉलिक्यूल के पास जो अपना स्पीड है घूमने का, यदि वो स्पीड आपके उस प्लानेट के यानी मून का प्लानेट के इसके वेलोसिटी से यदि ज़्यादा हो जाएगा तो वो उस प्लानेट का एटमॉस्फेयर को पार कर जाएगा, उसका ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा। पार कर जाने से वहाँ पर मॉलिक्यूल उसके पास रहेंगे नहीं, और मॉलिक्यूल नहीं रहेंगे तो एटमॉस्फेयर नहीं बनेगा, इसलिए मून के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता है। आप वही लिखा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बोल रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, केपलर का प्लानेटरी मोशन तो आप पढ़े होंगे। केपलर का प्लानेटरी मोशन जो 3 होता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो तीनों लॉ को आपको डिफाइन करने बोल रहा है, ठीक है। मैंने तीनों लॉ लिखा है। तो पहला लॉ को लॉ ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं, दूसरा लॉ को लॉ ऑफ एरिया बोलते हैं, आगे पीछे हो गया, तीसरा लॉ को लॉ ऑफ पीरियड बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ को आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। फर्स्ट लॉ बोलता है कि यदि एक सन का 2 फोकाई होता है, प्लानेट का 2 फोकाई होता है, ठीक है, जिसमें सन मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, तो किसी भी दोनों फोकाई में से एक फोकस को, किसी भी 2 फोकाई में सन प्रेजेंट रहता है और किसी भी 2 फोकाई को वो कोई प्लानेट अपना फोकस मानकर उसके चारों तरफ राउंड मारता है, ठीक है। तो चारों तरफ राउंड मारता है किस कक्षा में? इलिप्टिकल ऑर्बिट में, मतलब अंडाकार कक्षा में राउंड मारता है। बस यही बोलता है फर्स्ट लॉ, आप पढ़ सकते हो, वही लिखा है, ठीक है। जो लंबा वाला भाग रहता है, लंबा, उसको हम मेजर एक्सिस बोलते हैं, जो शॉर्ट वाला भाग रहता है उसको माइनर एक्सिस बोलते हैं। यहाँ पर प्लानेट है, यहाँ पर सन है, सिचुएटेड है फोकस के बीच, यहाँ सन आ जाता है तो इसलिए यहाँ पर फोकस बना, ठीक है। देखिए ये तो थर्ड लॉ है, ठीक है, आगे पीछे हो गया। तो थर्ड लॉ बोलता है कि जो राउंड मारेगा, रिवॉल्व करेगा, तो कुछ तो इसका टाइम पीरियड भी होगा, तो वही टाइम पीरियड का स्क्वायर जो होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस मेजर एक्सिस का क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वही लिखा है थर्ड लॉ, टाइम ऑफ पीरियड, लॉ ऑफ पीरियड भी जिसको बोलते हैं। तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटा दो कि आर क्यूब आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि केपलर लॉ ऑफ एरिया को आपको एक्सप्लेन करने बोल रहा है। केपलर का लॉ ऑफ एरिया जिसको सेकंड लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। जो प्लानेट और जो सन को मिलाने वाले जो रेखा है ना, जो रेखा है वो इक्वल एरिया स्वेप्ट आउट करता है, स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए फिगर में दिखाता हूँ आपको, ठीक है। देखिए जिस तरह प्लानेट सबसे पहले ए में था, वो बी में गया तो कुछ एरिया कवर किया, और फिर सी से यदि डी में आ गया तो जो एरिया कवर किया, यदि दोनों इक्वल इंटरवल में कवर कर रहा है तो दोनों का जो एरिया होगा ना वो भी इक्वल होगा। यही बताता है लॉ ऑफ एरिया। एरिया ऑफ ए एस बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सी एस डी, ठीक है। ये था मेरा छोटा सा वीडियो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। थोड़ा सा भी वीडियो यदि अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि मेरा वीडियो थोड़ा वायरल हो जाएगा, ठीक है। और मुझे सपोर्ट कीजिए यूट्यूब पर, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और हो सके मैं प्रयास करूँगा तो और भी चैप्टर का इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ, ताकि मैं कामना करता हूँ कि एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन। तो बस इतना ही आज के लिए, धन्यवाद।